वेलकम टू न्यूज़ लाइन विद राना मुबशिर जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल मुख्तार भट्ट साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और कमर मंसूर साहब एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखते हैं ये जी। और आज हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं एमक्यूएम के हिसाब से। एमक्यूएम कैसे शमूलियत इख्तियार करेगा सिंध में, सेंटर में उसकी क्या सूरत हाल होगी, उसके अलावा पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे बन रहा है, क्या जोड़ तोड़ हो रहा है, कैसे नई फॉर्मेशन होगी, क्यों लीग शमूलियत इख्तियार करेगी गवर्नमेंट में, नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी जो सी है नवाज लीग को साथ लेके चलेगी नहीं चलेगी, मुशर्रफ प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के साथ जो कि रिजर्वेशंस हैं नवाज लीग की कि वो उनके साथ काम नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी काम कर सकती है। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें उन्होंने कहा हो कि मुशर्रफ से के साथ काम कर सकते हैं। हम बात करेंगे कर्नल मुख्तार भट्ट साहब से, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया। कमर मंसूर साहब एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर जी। ये क्या सिनेरियो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे? सिचुएशन जो है ना वो बड़ी ज़रा गंभीर हो चुकी है। गंभीर कैसे? वो इस तरह से कि अभी तक क्लियर लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो सामने नहीं आ रही। किसको क्लियर लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं है? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से अभी उनके इत्तेहाद बन रहे हैं आपस में। अभी देखें ये जो रिजल्ट आए हैं सिलेक्शन के, बाय एंड लार्ज दे वर एक्सपेक्टेड कि PMLQ जो है, आपको याद होगा मेरे पिछले प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि 35-40 से ज़्यादा सीटें PMLQ को नहीं मिलेंगी। उसकी कई वजूहात थी, वो ख़ुद भी एक्सेप्ट करते हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद भी, चौधरी शुजात भी, कि एक तो लाल मस्जिद का ऑपरेशन था, दूसरा उनका ही ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। वो एक लंबी बहस है, मतलब हाँ ये नाम नहीं, लाल मस्जिद ऑपरेशन करना चाहिए था, लेकिन जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। आप आर्मी में रहे हैं, जानों को बचाया जा सकता था। कैसे बचाया जा सकता? क्यों नहीं बचाया? देखें, आपको पता होगा 11-1200 लड़के और लड़कियां वहां से निकाली गई थी, तो थोड़ा और टाइम करके उसको मतलब मोटिवेट किया जा सकता था, उसको ड्रैग किया। हाँ, थोड़ा ड्रैग और करते तो हो सकता है जाने और बच सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं। इस वक्त जो सिनेरियो डेवलप हुआ है वो ये है कि दो मेजर पार्टी जो हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PPP, PMLN का जो टॉप ऑफ द एजेंडा पॉइंट है वो ये है कि रिहेबिलिटेशन ऑफ जुडिशरी ऑन 3 नवंबर पोजीशन। इस पे वो 1 इंच भी बज नहीं हुए हैं, और इनका जो इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया है उनका मतलब पॉइंट ही यही था। उसके बाद है रेस्टोरेशन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों लिया फिर उन्होंने इलेक्शन में? नवाज लीग ने, मैं उस साइड पे आ रहा हूँ, नवाज लीग ने इलेक्शन में क्यों हिस्सा लिया? इलेक्शन में हिस्सा वो इनिशियली लेना नहीं चाहते थे। आपको याद होगा कि जब 1985 में जनरल जियाउल हक ने इलेक्शन किए थे तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बाइकॉटेड। प्रोसेस जो है ना, नॉन पार्टी इलेक्शन जो प्रोसेस है ना वो कभी रुकता नहीं है। एनीवन हु डज नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन ही इज ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द अरेना। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई इलेक्शन तो हो रहे हैं, बड़ी पार्टी हिस्सा ले रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा ने उनको कन्विंस किया था नवाज शरीफ साहब को। जी, लेकिन खुद तो इलेक्शन में हिस्सा लेना नहीं चाहते थे वो। नहीं, वो तो ये जो अभी उनके पास जो उनके पास इतना बड़ा मैंडेट आ रहा है, मैंडेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सीट्स इतनी बड़ी जो आ गई है, बिल्कुल प्रॉबेबली इट वाज अनएक्सपेक्टेड। आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि नहीं? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, इसलिए कि PPP ने 12 साल इंतज़ार किए हैं पावर में आने के लिए, और 9 साल इन्होंने इंतज़ार किया है PMLN ने, और इनकी 2/3 मेजॉरिटी थी जब इनकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई। एक तो वो सिमती वोट था। ये लोग कहते हैं जी, PMLQ अक्सर लीडर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ हमें छोड़ के भाग गया। तो इसमें कोई शक है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नवाज शरीफ कहाँ छोड़ कर भाग गया? क्यों नहीं बात की? मैं आपको बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब जब when he packed up for like Gadda, नहीं जी नहीं, why never like even like confided in like is like I'm sorry I'm cutting you over here, Colonel Saab, but the point is
कि उन्होंने कभी कन्फाइड ही नहीं किया। जब उनकी फैमिली भी जो सी है चौधरी शुजात वगैरह के घर में रह रही थी, उन्होंने वहाँ पे भी, उनको भी नहीं पता था, चौधरी शुजात वगैरह को भी नहीं पता था कि रात को दे आर पैकिंग अप फॉर लाइक जद्दा। देखें, ये 13-14 महीने इन्होंने जेल काटी है। 12 अक्टूबर को जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया है। इसको किसने छोड़ा है? पूरी पार्टी छोड़ गई, सिवाय 18-20 MNS के जिन्होंने उनका साथ दिया। तो वो तो नहीं छोड़ के गए। लेकिन उनको बताना तो जरूरी था ना कि मैं जद्दा जा रहा हूँ, कि नहीं बताना? जिन्होंने 2 दिन के अंदर अपनी लॉयल्टी चेंज कर ली, PMLN से PMLQ हो गए, वो क्यों उनको बताएंगे जी मैं जा रहा हूँ? दूसरी बात ये कि आपको पता नहीं है कि ये प्रेसिडेंट साहब ने उनसे डिस्कस नहीं किया होगा PMLQ के लीडरों से कि जी ये जो है नवाज शरीफ जो है ये डील के तहत बात जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन इज जी जी, माय क्वेश्चन इज, मियां नवाज शरीफ साहब की एक डील होती है, मियां नवाज शरीफ साहब एक डील करते हैं, ठीक है, डील करके जद्दा के लिए पैकअप हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, पैकअप होके चले जाते, बिफोर पैकिंग अप फॉर जद्दा उनका क्या ख्याल है? आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि जो लोग उनकी वजह से डिटेन्ड हैं उनको एटलीस्ट वो एक फ़ोन कॉल करते या उनको कोई मैसेज भिजवाते, या ठीक है वो अटक जेल में? मियां नवाज शरीफ साहब ने ये बात मुझे रायविंड में बोली थी कि मैं रायविंड में था, और आई एम सॉरी, मैं अटक जेल में था और मैं आई वाज नॉट ऑन पिकनिक, ठीक है, जिनकी टेपें उन्होंने कन्फिस्केट कर ली थी। लेकिन एनीवेज वो उन्होंने उसमें बोला था कि मैं रायविंड में मैं सॉरी अटक जेल में था और मैं वहाँ पे पिकनिक में नहीं था। बट द पॉइंट इज, जब वो डील कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ और एक मुस्लिम कंट्री बीच में गारंटर थी, तो वो उसमें एक क्लॉज नहीं रख सकते थे कि जनाब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ, मेरा गारंटर भी आ गया है, मेरी गवर्नमेंट के साथ डील भी हो गई है, लेकिन जो मेरी वजह से जेल काट रहे हैं लोग, वो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जी मैं जा रहा हूँ। देखिए, इसका 14 बंदे थे, 16 बंदे थे, 20 बंदे थे। इसका तो बड़ा सीधा सा जवाब ये है कि उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि इट वाज इन द नॉलेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द PMLQ मेंबर्स। उनको सब पता था क्या हो रहा है। ये देखे ना, बिल्कुल, ये लोग तो घरों में डिटेन, चौधरी शुजात साहब, ये लोग घरों में डिटेन, साहब की ऑन रिकॉर्ड, ये लोग रिकॉर्ड पे ये स्टेटमेंट है कन्नर साहब, ये रिकॉर्ड पे उन्होंने बोला हुआ है, रिकॉर्ड पे उन्होंने बोला हुआ है, चौधरी परवेज लाई, चौधरी शुजात ने रिकॉर्ड पे बोला हुआ है कि जनाब हम, उनकी फैमिलीज हमारे पास ठहरी हुई थी, हमें ये भी नहीं पता था कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आप क्या कहते हैं मंसूर साहब, कमर मंसूर साहब MQM से, आप क्या कहते हैं जी इस पे? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? देखिए, बात ये है कि मैं तो यही कहूंगा कि ये अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, वो एब्सोल्युटली राइट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ऑन लाइक यू नो उसकी वजह हार्ड रियलिटीज वी हैव टू फेस इट। उसकी वजह ये है कि कर्नल साहब, मैं इनकी राय का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन आवाम जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन रखती है, और यही वजह है कि देखें, पंजाब की सियासत बिल्कुल डिफरेंट सियासत है, बलूचिस्तान की सियासत बिल्कुल डिफरेंट सियासत है, इसी तरह से सूबे सरहद की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखें कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप जो है, आप उसे अब जो है वो आपने देखा कि एक बहुत बड़े उसके बाद जो है वो क्यू की शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन उससे पहले भी जो है वो सिंध के अंदर उनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि देखें जी, पंजाब के अंदर जो इनका तर्ज सियासत रहा है, और माजी में जिस तरह से इन्होंने जब अपनी इस पॉलिटिकल इस सिनेरियो को जो है वो बढ़ाने की कोशिश की, कैनवस को जो है सुबह पंजाब से निकाल के कौमी सतह पर ले जाने की कोशिश की, तो हम बहुत बट देन अगेन माय क्वेरी इज डिफरेंट। माय क्वेरी इज कि जब मियां नवाज शरीफ साहब व्हेन ही पैक्ड अप फॉर, नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपको बात सिर्फ इतनी सी बताना चाहता हूँ कि देखें, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो दौर इख्तिदार था, उस दौर इख्तिदार के अंदर उन्होंने बेशुमार वादे किए, लेकिन उनमें से उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। कौन कौन से बेशुमार वादे? मसलन उन्होंने जो है सबसे मेन तो मैं आपको जो बात कहूँ जिसने मुल्क को एक बदहाली की तरफ धकेल दिया, उन्होंने सारी दुनिया में जो है लोगों से कहा कि जनाब आप जो है अपने मुल्क को संवारें, और सारी दुनिया से उन्होंने जो है वो डॉलर जमा किए, और डॉलर जमा करने के बाद जो उन्होंने इस मुल्क के लोगों के साथ और बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई पाकिस्तान को बनाने और संवारने के लिए भेजी थी, उसके साथ जो कुछ शेयर हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब कोई लीडर होता है ना, तो वो फिर जो भी काम करता है वो खुल के करता है, शेर की तरह से करता है, इस तरह से रात के पहरे में नहीं करता है। तो वो तो शेर है।
नहीं वो शेर जरूर है, लेकिन शेर जरूर है, लेकिन उन्होंने खाल जो है वो शेर वाली ओढ़ रखी है, मैं तो यही कह सकता हूँ। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है, वजह ये है कि देखिए वो शेर नहीं है, खाल पहनी हुई है ना, एक्चुअली शेर नहीं है। मेरा तो जाती ख्याल ये है कि उन्होंने खाल पहनी हुई है और कोई भी खाल पहन सकता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने कहा कि जी हमने कोई मुआहदा नहीं किया, पूरा जोर इस पे लगाते रहे, बाद में कहने लगे नहीं जी हमने 5 साल का किया था। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं जिसके अंदर उन्होंने वादे किए हैं। और नवाज शरीफ साहब आपसे हुकूमत नहीं बनाना चाहते, आपके साथ उनकी रिजर्वेशन है कि एमक्यूएम के साथ मैं हुकूमत नहीं बनाना चाहता, इसलिए आप कह रहे हैं या दीज आर द फैक्ट्स? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं थोड़ा सा। आपको याद होगा कि मोहतरम एमक्यूएम हुकूमत का पार्ट थी, एमक्यूएम नवाज शरीफ साहब के साथ थी, और मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन के साथ 90 पर जो है वो उनकी आमद, कौमी असम्बली में मुश्तरका जो है वो कानून साजी, सूबाई असम्बली के अंदर जो है वो मुश्तरका चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक जो है वो जो उनकी ज़ाती एक वो इख्तिरा थी, वो ज़ियाउद्दीन भट्ट वाला जो मसला था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला मसला, और उसके बाद जो तब्दीलियाँ आई, उन्होंने जिस तरह से वो जो आईजी को टास्क दिए। और देखें एक वज़ीर आज़म का मनसब ये नहीं है कि वो टीवी के ऊपर आके बैठ के जेब में से एक पर्ची निकाले और पर्ची निकाल के पढ़ना शुरू कर दे कि जी हकीम सईद के कत्ल में जो है ये लोग मुलव्विस हैं। तो बात ये है कि आप वजीर आजम हैं, आप तो क्लर्क वाला काम कर रहे हैं, ये काम तो कोई सेक्शन ऑफिसर भी कर सकता था। तो यू मीन टू से कि ये सेक्शन अफसर है? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने बिहेव अपने आप को बिल्कुल सेक्शन ऑफिसर की तरह किया है। उसकी वजह ये कि देखें, मैं आपसे फिर कहूँगा कि बजाय इसके कि उन्होंने काफ को बताया या नहीं बताया, बात ये थी कि वो तो माशाल्लाह से चले गए यहाँ से। उन्होंने सारा टाइम अपना बहुत अच्छा गुजारा, बहुत अच्छा उन्होंने पिकनिक गुजारी, उन्होंने पिकनिक की तरह गुजारी। पिकनिक कैसे गुजारी? पिकनिक उन्होंने ऐसी गुजारी कि मैं अभी रिसेंटली जो लास्ट रमज़ान जो गुजरे हैं, देखें किसी की एक दारकशी वाली बात नहीं है, जो आंखों देखी हाल है वो बात बताना चाहता हूँ। मैं उम्रे पे गया था, उम्रे पे मुझे मस्जिद नबी में जाने का इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ आपको पता है कि रमज़ानों के अंदर जो है अफ्तार का होता है, और वहाँ पर जो है वो खुद सऊदी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ लोग जो है अफ्तार का एहतमाम करते हैं। तो जब हम वहाँ पर गए तो हमने कहा कि भाई हम भी जो है वो अफ्तार करना चाहते हैं। 2-4 लोग थे, उन्होंने कहा कि जी ये सारे लोग हैं, आप इनके अंदर शामिल हो जाइए। तो हमने कहा बताइएगा हमें, हम दस्तरखान कहाँ लगाएं? कहने लगे आप दस्तरखान बाहर सहन में लगाइए। हमने कहा अगर हम अंदर लगाएं? कहने लगे जी अंदर आप ना लगाएं, अंदर जो है वो मुख्तलिफ दूसरे लोगों का लगता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। उस दिन हमने इफ्तार किया, दूसरे दिन हमने थोड़ी सी जुर्रत की, हमने कहा कि अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पर मस्जिद नबवी के सहन के अंदर, जो अंदर वाला सहन है, बाहर के सहन की बात नहीं कर रहा, जो खास मस्जिद के अंदर है, जो पुराना सहन है जहाँ वो छतरियाँ लगी हैं खुलती हैं, वहाँ पे मोहतरम नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। अच्छा। उनके साथ उनके दीगर हमायदीन जो थे वो मौजूद थे। अच्छा। और चारों तरफ जो थी वो जो हम जब देखते हैं अक्सर ऑस्कर अवार्ड में रेड कारपेट होता है और वो फैंसी लाइनिंग खड़ी भी होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो फैंसी लाइनिंग होती है रेड कलर के वेलवेट की जो है वो लाइनिंग जो लगी होती है, 4 स्टैंड लगे हुए थे, और वो बिल्कुल अलहदा था कि भाई ना तो इसके अंदर कोई जा सकता है, ना कोई इसके अंदर आ सकता है। और वहाँ पे 2 बावर्दी बैरे जो है वो सर्व कर रहे थे। तो बात ये है कि वहाँ तो उनका तो मस्जिद नबवी में भी ये स्टाइल है। तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तानी अवाम तो फिर इसी काम के लिए है कि उनके वादे और उनके दावों के साथ साथ रहती रहे। पुराने, मैं फिर आपसे कहूँगा कि पुराने गढ़े जो ये जो मुर्दे हैं ना, इनको छोड़ दीजिए। उसकी वजह पता है, उसकी वजह सुनिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। अभी उनकी ज़ौजा मोहतरमा की तरफ से जो है एक बयान आया कि डॉक्टर कदीर को हम आते ही जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बना देंगे। उस पे क्या प्रॉब्लम्स क्या है? तो बना दें, अब क्या रह गया है? अब बना दें। हम तो कह रहे हैं कि वो अपने वादे की तकमील सपोर्ट करेंगे उसको। जी बिल्कुल, अगर वो डॉक्टर कदीर, लेकिन आपके साथ तो गवर्नमेंट कोई भी नहीं बनाना चाहता, पीपल्स पार्टी नहीं बनाना चाहती, नवाज लीग नहीं बनाना चाहती। मैं यही चाह रहा था कि आप ये सवाल करें। लंदन में उन्होंने अपने पैसे के बल पर जो है एक कॉन्फ्रेंस की, और वहां पर उन्होंने बैठ के ये कहा कि जनाब हम किसी भी सूरत में एमक्यूएम को शामिल नहीं करेंगे। चलें जी, हम नवाज शरीफ साहब की बात का एहतराम करते हैं, एमक्यूएम एक बहुत बुरी जमात है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ट्रैक रिकॉर्ड खराब है आपका? क्या नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड की बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब की ज़हनी इख्तिरा है ना। अब एक आदमी अगर कुछ कह रहा है तो आप उसको क्या कह सकते हैं? आप उसको गिनीज वर्ल्ड बुक में तो रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं उसका कि भाई इस आदमी ने ये काम कहा है। नहीं, अब ये हमारा काम नहीं है ना, ये तो उनका काम है। उन्होंने कहा कि जी हम एमक्यूएम के साथ कोई बात नहीं करेंगे, एमक्यूएम के साथ हुकूमत में शराकत नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा। चलें हम उनकी बात को तस्लीम कर लेते हैं, एमक्यूएम बहुत बुरी जमात है, लेकिन वो जो लाखों लोग वो जो एमक्यूएम को वोट देते हैं, उन करोड़ों लोगों का मैंडेट का जो है वो तो तौहीन कर रहे हैं। सिंध के अंदर उनकी जमात जो है वो एक सीट नहीं हासिल कर सकती। एक प्रॉब्लम आ गया, देखिए एक सीट हासिल नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम आ गया,
पीपीपी ने एक साइट बनाई अपनी धांधली.com, ठीक है। धांधली.com में उन्होंने बताया जनाब के इख्तियार बेग ने क्या किया, फारूक सत्तार ने साहब जो उनसे वो सीट हार रहे थे वो कैसे जीत गए जी, ठीक है। सो दे लाइक सो मेनी लाइक यहाँ पे एलिगेशंस ऑन यू जी, ये इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? नवाज शरीफ साहब, हम उनको डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब एक बहुत मोहतरम सियासतदान है, बहुत बड़े लीडर हैं, उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। मैं समझता हूँ कि पुरानी बातों को छोड़ के बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए, आगे की तरफ चलना चाहिए। हाउ कैन यू स्टॉप लिविंग इन द पास्ट? It's a good sign. You want to like move ahead. मैं आपको बताऊं, but then again, देखिए नवाज शरीफ साहब लेकिन धांधली की आप लोगों ने कि नहीं की? मैं अभी आपने नवाज शरीफ साहब की बात की ना, मैं इसको कंप्लीट करके धांधली की तरफ आता हूँ। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को अवाम ने मैंडेट दिया है, वो कैसे मिला है, क्या मिला है, अब कर्नल साहब तो इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि जीतने वाले जो है ना वो भी हैरान और परेशान है कि ये क्या हो गया है। बहरहाल खैर कोई मसला नहीं है। अब पुरानी बातों को आप परेशान है जी कि क्या हो गया? अब जी पुरानी बातों को रद्द करें, आगे की तरफ चलें, पाकिस्तान को बनाने की बात करें। ठीक है जी, पाकिस्तान को जब बनाने की बात आप परेशान है कर्नल साहब कि ये क्या हो गया? आई एम सॉरी, मैं कर्नल साहब से परेशान नहीं हूँ। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जीतने वालों की बात कर रहा हूँ। जीतने वालों की मैं भी बात कर रहा हूँ कि जीतने वाले जो थे लाइक नवाज लीग की बात कर रहा हूँ मैं। नवाज लीग वाले भी परेशान हो गए कि उनके साथ क्या हुआ? Were they expecting all these results or what? नहीं, of course they had done good homework. इस तरह की थ्रेट्स तो मुझे भी मिली थी कि आपको इलेक्शंस के बाद बात करेंगे आपसे, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब है उन्होंने वाकई नहीं, उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया हुआ था। देखें, बात यह है कि जिन पार्टियों के पाकिस्तान के अंदर जो ग्रास रूट्स में हैं, मिसाल के तौर पर NQM है, इनका अपना एक वोट बैंक है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। इसी तरीके से PPP का वोट बैंक है, ग्रास रूट में है। PMLN के भी डाई हार्ड लोग हैं, उनका है। लेकिन सिर्फ होता क्या है कि जब आपस में इनके डिफरेंसेस पैदा होते हैं तो मामला फिर वहाँ से बिगड़ना शुरू होता है। अभी जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि जो PPP है उनका स्टैंड जो है वो टोटली डिफरेंट है देन नवाज शरीफ। उन्होंने ये प्रोड्यूसर जो उनसे वो गाना सुना रहे हैं जी कि वो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसलिए मैं उस पर जरा थोड़ा सा डिट्रैक हो गया था जी। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, कर्नल साहब कंप्लीट कर लें तो मैं अपनी बात करें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बड़ा मैंडेट मिला है, भारी मैंडेट मिला है। पुरानी बातों को छोड़ के, बचकाना बातों को छोड़ के, बचकाना अंदाज़ सियासत को छोड़ के बुर्दबारी का मुजाहरा करें। आपके ख्याल में वो बचकाना सियासत करते हैं? जी, मेरा तो ख्याल यही है कि वो बचकाना सियासत करते हैं और इसके अवाम शाहिद हैं। इसमें कोई प्रूफ देंगे आप? कोई इसका प्रूफ तो सिर्फ मैं यही कहूँगा कि वो जो अब तक बातें कहते रहे हैं उन्होंने उसमें से एक बात भी साबित नहीं की है। कैसे? अभी ये जो बात कर रहे हैं रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, इससे पूरा करेंगे? अब आप देखिए, मुझे एक बात बताइए, वो टीवी के एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था, वो बिल्कुल साफ मुकर के कि जी सुप्रीम कोर्ट पे हमने जो है वो हमला नहीं करवाया था। तो किसने करवाया? वो मोहतरम अख्तर रसूल साहब, तारिक अजीज साहब, एक लंबी लॉट है कि जिन लोगों के नाम है वो तो साफ मुकर जाते हैं, कहते जी मैं तो वजीर आजम सारे क्यू में थे, मैं तो नहीं सुनिए, वो कहते हैं मैं तो वजीर आजम था, मुझे तो नीचे का नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। तो सारे क्यू में आ गए थे नवाज लीग से। सर जी वो तो बाद में आ गए थे ना, जब हमला हुआ उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना। हमले के वक्त कौन कौन लोग जो थे उसके अंदर शामिल थे? कौन थे? ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए यही सारे लोग शामिल थे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि उस वक्त तो उन्होंने जो है, अभी देखें मीडिया की आजादी की इतनी बातें करते हैं। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किसने सैक किया? अभी सज्जाद अली शाह को किसने सैक किया? नवाज शरीफ के दौर की बात करो, आप बताएं किसने सैक किया? आप बताएं, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद सज्जाद अली शाह थे, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, किसने सैक किया? नवाज शरीफ साहब ने किया था। क्यों? सर वो उनकी बातें नहीं सुन रहे होंगे, उनकी बात नहीं मान रहे होंगे। अभी ये कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है कि जनाब ये जो उनसे अभी हमारे चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब जी, उनको घर भेज दिया गया प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने जी। इतना शोर शराबा उस वक्त नहीं पड़ा जब मियां नवाज शरीफ साहब थे, अभी क्यों पड़ा? बस अब मैं यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो बचकाना अंदाज़े सियासत है कि जिन जजेस हजरात ने PCO के तहत हल्फ नहीं उठाया उनके लिए तो किसी ने बात नहीं की, मगर इस मौके पर जो है उन्होंने जो है वो चाय की प्याली में रोजाना तूफान उठा रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुला के उनको क्यों कन्विंस किया गया कि वो घर चले गए? किसने किया नवाज शरीफ के दौर में? नवाज शरीफ साहब ने किया। और किसने किया? नवाज शरीफ साहब ने, सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, ठीक है। अच्छा, कारगिल के इशू का नवाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था?
वो ये कहते हैं। वो कहते हैं जी। आप एग्री करते हैं? जी मैं तो इससे एग्री नहीं करता। आप नहीं करते? उनको बिल्कुल पता होगा, वो कहते हैं कि जी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन आप भी तो कोल्यूशन में थे उस वक्त। सर कोल्यूशन में होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो महल सराय है वहाँ जो चीज़ें तय हो रही हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ये जो इन्होंने जिस तरह जेब से पर्ची निकाली और एमक्यूएम को आइसोलेट करना शुरू कर दिया और एक तरक्की के अमल को 5 साल जो कोल्यूशन ने गंद किया जी, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? आप कोल्यूशन का हिस्सेदार थे जी। आटा महंगा, घी महंगा। पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैं पिछली गवर्नमेंट की बात जी, पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। आटा महंगा, घी महंगा और जितनी भी चीज़ों की महंगाई, देखिए हमने अपने जो हमारा जो लेवल है ना, हमने अपने लेवल पर हर जगह पर आवाज़ उठाई है, मीडिया पर भी मौजूद है, अखबारात भी उसके गवाह हैं और वक्तन फवक्तन हम उस पर बात करते हैं। नेट रिजल्ट क्या निकला? नहीं, लेकिन बात ये स्टेटमेंट से वी डोंट वांट टू देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ये कोई पॉइंट स्कोर करने वाली बात तो है व्हाट इज द रिजल्ट? नहीं सर, एक बात बताएं मुझे। मुत्तहिदा ने क्या डिलीवर किया? नहीं, मैं मुत्तहिदा ने जो डिलीवर किया उसी का तो नतीजा है कि इतना बड़ा भारी आवाम ने जो उनको मैंडेट दिया। डिलीवर क्या किया? मैंडेट तो दिया, डिलीवर क्या किया? देखें ये डिलीवरेंस ही तो है। लोगों पर एतमाद था, लोगों ने इस 5 साल के दौरान में जी। अगर आटा महंगा हुआ है, चीनी फिर क्यू को वोट क्यों मिले? सेकंड लार्जेस्ट वोट जो से क्यू को मिले। सर एक मिनट, आप ये समझ रहे हैं कि आटा महंगा होने की वजह से? नहीं, देखिए ये लॉन्ग डिबेट है, बहुत लॉन्ग डिबेट है। नहीं, मैं नहीं आ रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी करना साहब कि आटा महंगा है या चीनी महंगी है, दाल महंगी है या गोश्त महंगा हो गया, या हर चीज़ महंगाई आसमान पे चली गई है। हाउ एमक्यूएम इज इन्वॉल्व्ड इन दैट? मुझे आप ये जवाब दें। There are like two different things going on over here. सर नहीं, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ तक डिलीवरेंस का सवाल है, कोल्यूशन गवर्नमेंट थी जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एमक्यूएम साथ थी, बिल्कुल ठीक है। एमक्यूएम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, उनसे पूछना फर्ज बनता है। बिल्कुल ठीक है, वो मैं पूछ रहा हूँ इनसे। नहीं तो आप मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं, वो चीजें जो कि अच्छी हुई हैं उनके बारे में आप क्यों नहीं जिक्र कर रहे? अच्छी चीजें जो हुई हैं वो क्या हुई हैं? अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ आपको। कराची में जितनी डेवलपमेंट पिछले 3 साल से हुई है वो पिछले 50 साल में नहीं हुई। ठीक है, एग्रीड। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रही है वो माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर रही है। ठीक है, सही है जी। इसलिए कि एमक्यूएम होल्ड में थी। देखिए वो तो एमक्यूएम ऑपोजिशन में होती तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती। इसका मतलब ये है कि आप मतलब यहाँ पर एमक्यूएम को आप कन्विक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं आई एम नॉट कन्विक्टिंग। देखिए नहीं, आपने क्या कहा? आपने कहा कि जनाब क्योंकि एमक्यूएम गवर्नमेंट में थी। नहीं, क्वेश्चन का भी तो कोई अंदाज होता है ना साहब। इट्स अ क्वेश्चन। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन का अंदाज एक होता है कि आप ये किसी को कह रहे हैं तो ये तो बिल्कुल कन्विक्ट करने वाली बात हो गई। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखें अवाम ने एक जमात को मैंडेट दिया, वो ग्रास रूट लेवल पर शहर की गलियों और सड़कों के अंदर मौजूद है। शहर के अंदर होने वाला हर वाकया, मुल्क के अंदर होने वाला हर वाकया, हर वाकये के अंदर उन्होंने अवाम को अपने साथ रखा। आप आटे की, अगर घी की और दूसरी चीज़ों की देखें, बिजली का वाकया एमक्यूएम ने जो है सदर पाकिस्तान से हर लेवल पर जो है बात की, चाहे पानी का मसला हो, कालाबाग डैम का आप ये नहीं समझते कि इलेक्शन से पहले ये एक कैंपेन थी, एक सॉर्ट ऑफ लाइक साजिश थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि सारी चीजों की प्राइस हाइक हुई, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, मैं बड़ी माजरत के साथ आपके टीवी चैनल पे ये कहना चाहता हूँ, आपका टीवी चैनल जो है वो बिजनेस और करंट अफेयर का चैनल है। मैं आपके न्यूज और बिजनेस और करंट अफेयर का है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बात ये है कि देखें हुकूमत बिल्कुल हुकूमत है, हुकूमत का काम है कि वो प्राइस मुकर्रर करती है, कीमतों पे कंट्रोल रखती है, उसको चेक करती है। मेरा क्वेश्चन ये था, कमर साहब मेरी गुजारिश सुन लीजिए। अब गुजारिश ये है कि ये सारी चीजें, ये प्राइस हाइक, ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले इसलिए तो नहीं हुई। ये प्राइस हाइक बिजली की और सॉरी लोड शेडिंग बिजली की, लोड शेडिंग गैस की, प्राइस हाइक डिफरेंट चीज़ों की जो सी इम्यूनिटीज़ हैं उनकी, ये इसलिए तो नहीं हुई। वॉज दिस लाइक अ कैंपेन? वॉज दिस लाइक कोई ऐसी साजिश थी अगेंस्ट द इलेक्शन कि ये सारे इलेक्शन जो से सैबोटाज हो जाए?
नहीं जी, मैं तो इसको सिर्फ यही कहूंगा कि ये हुकूमत की एक कमजोरी थी। हुकूमत की ये कमजोरी थी। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपने एक बात तो पकड़ ली कि जी कमजोरी थी, अब उसका दूसरा, हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। वो क्या है? इसका दूसरा पहलू ये है कि देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से हुकूमत जो है हर दुकान के ऊपर एक मजिस्ट्रेट नहीं खड़ा कर सकती, एक प्राइस कंट्रोल करने वाला चेकर नहीं खड़ा कर सकती। बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ें इस कदर तेज़ी के साथ शामिल हो गई हैं कि जिस चीज़ का क्राइसिस आया, क्राइसिस जो है ना तो प्रेसिडेंट हाउस से पैदा किया जा रहा था, ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से पैदा किया जा रहा था, ना वो गवर्नमेंट के जो पिलर थे, चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट हो या जो वहां पर जो है जिनको ज्यादा मेजॉरिटी मिली हुई थी, ना वो ये काम कर रहे थे। ये काम वो एलिमेंट कर रहे थे जो कि हर वक्त मुल्क में अनार्की फैला रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आज सिनेरियो तब्दील हो गया तो क्या आटा सस्ता हो गया है? क्या दीगर चीजें खत्म हो गई? आज भी वही एलिमेंट जो है मुल्क को दोबारा से बदहाली की तरफ धकेल रहा है। पाकिस्तान में आटा जो है, I'll have to take a short break. I'll come back to you. We have to take a short break over here. We'll be back.